अगला जो अपना टॉपिक करने वाले हैं वो है अपने पास में पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई अलग अलग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उनकी वजह से पोटेंशियल की क्या क्या वैल्यू होगी, तो बेटा ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर या लाइन डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कोई चार्ज है उसको हमने किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उसकी वजह से कितना सा पोटेंशियल होगा, उस चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो तो भाई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी वजह से अलग अलग जगह पे कैसा भी पोटेंशियल हो सकता है। तो यही करना है, कोई लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से क्या क्या शेप बन सकती है और उन सब की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अपने पास में इसकी वजह से जो शेप बनती है वो है अपने पास में लाइन चार्ज। ठीक है, या कोई स्ट्रेट वायर। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है और उस पे चार्ज क्यू है और उसकी लेंथ एल है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी वायर पे, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ये अपने पास में है बच्चे वायर, जिसके ऊपर में यूनिफॉर्मली कोई चार्ज क्यू डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है पी, जो कि इस एंड से आर डिस्टेंस पे है। वायर है, वायर की जो लेंथ है वो है भाई एल, और वायर पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। तो इस वायर की वजह से पी पॉइंट के ऊपर में पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल निकालना बिल्कुल ही आसान है। इस वायर के ऊपर में एक छोटा सा एलिमेंट लेके चलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट वायर की वजह से पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, कोई पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही निकाल सकते हैं। तो इस वायर के ऊपर में हमने एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन इधर से डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स से लेकर एक्स प्लस डी एक्स लेंथ तक। ठीक है, एक छोटा सा रीजन है जिसके ऊपर में स्मॉल चार्ज मान लिया हमने डी क्यू। ठीक है, और इसकी जो अपने पास में एंड से, इस एंड से जो लेंथ है वो है डी एक्स, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो विड्थ है वो होगी है डी एक्स। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, डी एक्स गलती में बोल दिया डिस्टेंस। इसकी जो छोटी सी विड्थ है वो है बेटा डी एक्स, और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया है एक्स। तो यही लिख लेते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। ये जो स्मॉल चार्ज डी क्यू है, इसकी वजह से पी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एक स्मॉल सा पोटेंशियल होगा जिसको डीवी से लिखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के इंटू यहाँ का चार्ज और पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है एक्स, उसको हमने ले लिया एक्स। अब बेटा अपने पास में जो डी क्यू है वो भी एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, जितनी ज्यादा विड्थ है डी एक्स पे डिपेंड कर रहा है वो। ठीक है, जितनी ज्यादा विड्थ होती चली जाएगी उतना ही पोटेंशियल चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो वाला कंसेप्ट है वो लगा लेते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ऐसे करके उसको लिखा जा सकता है। तो जो डी क्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इधर पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, डीवी इज इक्वल टू के, डी क्यू है उसको लिख दिया है क्यू बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स। जो डीवी है उसकी वैल्यू ऐसे करके आ गई। ठीक है, चलो अब इस चीज को सोल्व कर लेते हैं भाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल के लिए करते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। और अपने पास में जो वायर है वो कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वायर का सबसे लेफ्ट एंड है वो पी पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, और राइट मोस्ट एंड है
वो यहाँ से R प्लस एल डिस्टेंस पे है, तो R से लेकर R प्लस एल, तो ये बन जाता है के क्यू अपॉन एल log ऑफ एक्स R से लेकर R प्लस एल, के क्यू अपॉन एल log ऑफ अपर लिमिट माइनस log ऑफ लोअर लिमिट। इसको लिख सकते हैं के क्यू अपॉन एल एल एन ए माइनस एल एन बी, इसको लिख सकते हैं log ऑफ ए अपॉन बी। तो ये आ जाता है एक वायर की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू। तो इसी तरीके से जितने भी पोटेंशियल है ना वो सब आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये अपने पास में एक प्रॉपर मेथड होता है कोई भी पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, कि भाई एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, वहां तक का डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस और चार्ज की टर्म्स में जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली लिख सकते हो वैसा करके लिखना पड़ेगा, फिर उससे करके आगे के आंसर आया करेंगे। ये रहता है प्रॉपर मेथड। ठीक है बेटे, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इनके अलावा और डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी वजह से भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो लिख देते हैं। सेकंड है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है एट सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर पे कितना सा पोटेंशियल होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बजाय में चाहे सिर्फ चार्ज रिंग भी ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो अभी तो इसका ही कर लेते हैं, लिख लिया होगा तुमने, तो वही इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। ऐसे है बेटा अपने पास में कोई रिंग, रिंग के ऊपर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, इसका जो सेंटर है वो है सी, यहां से लेकर इसकी रिंग तक का जो डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, तो भाई सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा वो देखो। तो बेटा आप अपने पास में देखो, इसकी वजह से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं कोई, अगर मैं इससे छोटा सा चार्ज देखूं तो वो छोटा सा चार्ज इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, हर कोई चार्ज है वो सेंटर से किस डिस्टेंस पे है, तो बेटा पूरी रिंग ही है वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो हर कोई चार्ज है वो भी सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। अगर पूरा ही चार्ज सेंटर से आर डिस्टेंस पे है तो रिजल्ट लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर देता, एक जगह पे बहुत ज्यादा चार्ज रिंग के उस पे, बाकी जगह पे कम कम चार्ज, ऐसा कर दूं, तब क्या रिजल्ट में कोई चेंज आएगा? नहीं बेटा, तब भी ये डिस्टेंस आर ही तो रहेगा। तो जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा अगर रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है तो कितना सा डिस्टेंस पे रहेगा, आर डिस्टेंस पे। तो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो रिजल्ट है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वैलिड है। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया बात। नेक्स्ट करने वाले भाई हाफ रिंग का रिजल्ट लिख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट सेंटर। अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग हो तो उसकी वजह से सेंटर पे कितना सा पोटेंशियल होगा वो लिखने वाले हैं भाई। बेटा ये चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, इसके सेंटर पे निकालना है ना पोटेंशियल।
तो इसके सेंटर से जितना भी चार्ज है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सब कुछ सेंटर से आर ही डिस्टेंस पे है। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल एट सेंटर विल बी के क्यू अपॉन आर। बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट, बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट। ठीक है, चलो बहुत ठीक है भाई। नेक्स्ट निकले वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग की एक्सिस पे कितना सा पोटेंशियल होगा, इसका रिजल्ट लिख रहे हैं भाई। ठीक है, ये वाला रिजल्ट भी बहुत ज्यादा आसान है। एक बेटा अपने पास में इस तरीके से कोई रिंग है, ऐसे रख दिया इस रिंग को, इसके ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी मान सकते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर रिजल्ट आ गया तो यूनिफॉर्म के लिए तो आसानी है। ये है इस रिंग की एक्सिस, एक्स एक्सिस है। रिंग की एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है जो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, और इस रिंग है, इसकी जो रेडियस है वो है भाई आर। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है कितना सा होगा। तो देखो बेटा, अगर कोई भी अपने पास में रिंग है, ठीक है, तो वो रिंग है किसी एक पॉइंट से, अगर मैं देखूं तो वो रिंग है उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ऐसी रिंग है, इस रिंग में मैं अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, यहां से पूछूं डिस्टेंस, यहां से पूछूं, यहां से पूछूं, यहां से पूछूं, यहां से पूछूं, यहां से या यहां से, इन सब से लेकर इस रिंग से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। और अगर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम ही है तो सारा चार्ज इस पी पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे है, और उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हो जाती है के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे करके इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं। वैसे ऐसा रिजल्ट हमने पहले भी एक बार लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन किया था एक, उसमें ऐसा रिजल्ट लिखा था। तो बेटा पोटेंशियल है सेंटर पे मैक्सिमम, आगे जाके कम होता हुआ चला जाएगा। इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, सही से बनाता हूं, देखो ऐसा ही बनता है। इस तरफ है पोटेंशियल और इस तरफ है एक्स। पोटेंशियल और एक्स के लिए जो ग्राफ है ऐसा करके बन गया है। बहुत ज्यादा बढ़िया ग्राफ, बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रिजल्ट हैं वो ये आ गए हैं, जो कि बिल्कुल आसान आसान से रिजल्ट। अब इसके बाद में सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उनको करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा अलग सा कंसेप्ट है, उसको कर लेते हैं भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो इसलिए आगे आने वाले क्वेश्चन से पहले एक लिटिल बिट सा कंसेप्ट कर लेते हैं। तो वो वाला कंसेप्ट क्या है भाई, तो वो कंसेप्ट है बेटा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है वो, क्योंकि आने वाले जो भी रिजल्ट है ना, वो मेरे बच्चे सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके ही निकालने की ट्राई किया करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने कर रखी है पूरी मेहनत इससे पहले वाले चैप्टर में, तो इसलिए उनका यूज करके ही रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो भाई कर देते हैं शुरू। जैसा कि हमें पता है, सिंस एज वी नो, जैसा कि हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू हियर पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ऐसा करके पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसको देखो कैसे डिफाइन किया जाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको चेंज करके क्या लिख देते हैं,
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, -1/Q0 को हमने ऐसे ही रख दिया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इंफिनिटी से लेकर आर तक। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू बन जाएगी भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर, सही बात है। और लिमिट कहां से कहां तक है? इन्फिनिटी से लेकर आर तक। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स से बेटा उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? चार्ज इंटू वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, तो -1/Q0 और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी जो चार्ज मूव करवा रहे हैं वो, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। तो बेटा चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट, लिमिट है अपने पास में इंफिनिटी से लेकर आर तक ही। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? पोटेंशियल फाइनल, इसको इधर लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। इनिशियली बेटा अपने पास में जो सिस्टम था वो कहां पे था? वो चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था, बाद में उसको कहां पे ले आए? आर पे। तो आर पे पोटेंशियल ले आए तो उसको पोटेंशियल बोलते हैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल को क्या मान के चलेंगे? 0। Q0 से Q0 कैंसिल आउट और लिमिट आ जाती है इन्फिनिटी से आर ई डॉट डी आर। ऐसे करके पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। पोटेंशियल है उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। हम क्या मान के चल रहे हैं? इनिशियल पे जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल है और उसकी वैल्यू है भाई 0। ये अपने पास में है इनिशियल का रिजल्ट, और पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाती है ये -E.dr इन्फिनिटी से लेकर आर। बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो तो ऐसे करके निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके। ठीक है, अगर अपने इन्फिनिटी नहीं है, कुछ और है, ए से लेकर बी तक है, तो उससे क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अब बेटा इससे बेस्ट कुछ अपने पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? E.dr। ठीक है, बट ये है अपने पास में प्रॉपर वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ा था। स्मॉल चेंज हो पोटेंशियल के लिए तो सिंपली क्या लिख दिया करेंगे? -E.dr। पोटेंशियल है dv है, स्मॉल पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू आ जाएगी -E.dr। इंटीग्रेशन है वो हट जाएगा बस। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ठीक है, या इसको एक और बार तरीके से लिख के फिर बताता हूं मैं। फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है, dv इज इक्वल टू -E.डेल्टा, डेल्टा भी ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा -E इंटू दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन। ठीक है, मतलब जितना सा डिस्टेंस चला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस पे बेस्ड तो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में, इस फॉर्मूले का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो डी आर है उसको लेफ्ट साइड में ले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल ऑल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
dv अपॉन dr। ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या लिख देंगे, माइनस करली वी अपॉन करली एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का मतलब है माइनस करली वी अपॉन करली वाई, माइनस करली वी अपॉन करली जेड। हियर करली रिप्रेजेंट पार्शियल डेरिवेटिव। जो करली है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव को। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इस नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है, डिस्टेंस तो खैर बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो उस तरफ बढ़ते हुए की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये रिलेशन एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है जैसा कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इतना सा फर्क है बस। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड will be in direction in which potential decreases। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया बात, बहुत ज्यादा सिंपल बात। इसके बाद में करने वाले हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ही सारे आंसर आ जाया करेंगे। चलो करते हैं शुरू। पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है बी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलो बहुत बढ़िया। लो बेटा, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना वो लिख ही दिया है, बी की बजाय बस ए कर लो। ठीक है, चलो अब कर देते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। पोटेंशियल अपने पास में एग्जिस्ट कर रहा है किसी स्पेस में, ये एक्स वाई जेड पे। एक्स वाई और जेड ये सारे के सारे डिस्टेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो बेटा ए वाला जो पार्ट है वो सोल्व करते हैं। पोटेंशियल है उसको लिख सकते हैं ए एक्स वाई वाई जेड जेड स्क्वायर, सबकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, लेंथ स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ए इंटू एल स्क्वायर। वर्क डन है उसको मैंने लिख दिया m1 L2 T-2। चार्ज है उसको लिख दिया एम्पियर इंटू टाइम। इस ए में कंफ्यूज मत होना भाई, L2 से ये L2 कैंसिल आउट। तो ए है उसकी डायमेंशन क्या बन जाती है, m1 A-1 T-3। डायमेंशन निकालना बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपने पास में क्या आएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे भाई, एक तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वाई डायरेक्शन में आएगा और जेड डायरेक्शन में आएगा, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में आएगा। एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, माइनस करली वी अपॉन करली एक्स, माइनस करली वी अपॉन करली वाई, माइनस करली वी अपॉन करली जेड। ऐसे करके पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। चलो तो भाई
एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन करते हैं पोटेंशियल वाली टर्म का, माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स डायरेक्शन में करेंगे तो ए तो हो जाएगा वही कांस्टेंट, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा वाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो, इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बनेगा जेड। बेटा पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि वो डिफरेंशिएशन करना जिसमें एक्स के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मान के ट्रीट करेंगे। तो x इंटू वाई, तो y तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचा है y, अगली टर्म में y z दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों का डिफरेंशिएशन 0, अगली टर्म में z इंटू एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ z आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाता है माइनस ए इंटू वाई प्लस जेड। अगला है उसमें माइनस ए में पहले ही बाहर लिख लेता हूं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं y के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, माइनस बाहर ए भी उसके अंदर से बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो x बचेगा, इसका करेंगे तो z बचेगा, इसका करेंगे तो 0 बचेगा, क्योंकि लास्ट वाली टर्म में y है ही नहीं। तो ये बन जाएगा x प्लस जेड। सबसे लास्ट का माइनस ए, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस टर्म का 0 y प्लस एक्स, ये बन जाएगा y प्लस। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो अपने पास में ये आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ए कॉमन ले लिया, y प्लस जेड आई कैप x प्लस जेड जे कैप y प्लस एक्स के कैप, ऐसे करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गया है। लास्ट है उसमें क्या निकालना है, इफ ए इज 10 ऐसा यूनिट्स, ए की वैल्यू अगर 10 है तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट 1,1,1, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकाल लेते हैं, -10 1 प्लस 1 मतलब कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो -20 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20, तो ऐसे ही रहेगा आई जे के, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20√3 वोल्ट पर मीटर, ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन था, इतना इजी सा ही क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन बेटा आया हुआ है जेईई मेंस में, तो उन क्वेश्चंस को वहां से भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, वो है ये, इफ द पोटेंशियल इन अ रीजन एक्सप्रेस एज 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पे 1,1,0। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में अलग अलग आएगा, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालते हैं, माइनस करली वी वाई करली एक्स, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो तो भाई निकाल लेते हैं, माइनस पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहली वाली टर्म में x है तो 6y इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, नेक्स्ट टर्म में x नहीं है, तो इसका आंसर आ जाता है -6y, और ये वाला पॉइंट है ये पुट करना है, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, z की जगह पे 0, तो क्या आंसर आ जाएगा -6, माइनस वी अपॉन माइनस करली वी अपॉन करली वाई, ठीक है। अगला डिफरेंशिएशन करने वाले हैं y के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 6x -1, और इससे लास्ट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 2z, माइनस तो ऐसे ही x की जगह पे 1 पुट करना है तो आ जाएगा 6 -1, और लास्ट टर्म तो बन जाएगी 0, क्योंकि z की जगह पे 0 पुट करेंगे तो -5। नेक्स्ट है भाई माइनस करली वी अपॉन करली जेड, पहली टर्म में z है ही नहीं, दूसरी में भी नहीं है, तो माइनस लास्ट टर्म में z है तो 2y, y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो -2, तो जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाता है -6i कैप -5j कैप -2k कैप,
ये आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 6i कैप 5j कैप -2k कैप। ये बहुत ज्यादा बढ़िया और शानदार सा आंसर। बाकी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती रही तो बेटा उनको चेक करते रहा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो और क्वेश्चन करते हैं भाई इस पे बेस्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो कि है 2x² - 4x, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। बेटा पोटेंशियल में सिर्फ x के कंपोनेंट गिवन है तो y और z का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही आएगा, सिर्फ x कंपोनेंट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो निकाल लेते हैं, माइनस कर ली हुई अपन कर लिया x, माइनस इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बच जाएगा 4x - 4। ये आंसर हो गया, और x डायरेक्शन में है तो i कैप -4x - 4। ठीक है, अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x + 4। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे बच्चे, तो इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a right angle triangle situated in a uniform electric field E which is in plane of the triangle। इस प्लेन के अंदर में है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, the point A and B are at same potential 15 volt and point C is at potential of 20 volt। A और B है वो है अपने पास में 15 वोल्ट पे 15 वोल्ट, B है उसका भी है पोटेंशियल 15 वोल्ट, और जो C है उसका पोटेंशियल है 20। ठीक है, ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसका मैग्नीट्यूड बता देना है भाई। इसके प्लेन में एक्स और वाई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं। देखो बेटा, ए और बी दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम है, तो अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। तो ए बी की डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब जो वाई डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इनके बीच का सेपरेशन, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ए बी की डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब कि वाई की डायरेक्शन में पोटेंशियल है वो जीरो है। इस डायरेक्शन में कोई भी पोटेंशियल नहीं है, सॉरी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बी और सी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है बी से सी से लेकर बी की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है भाई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी और सी के अलोंग में वो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इन दोनों के बीच का गैप। इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 में से 15 गया तो 5 वोल्ट, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाता है 500/4 वोल्ट पर मीटर, 125 वोल्ट पर मीटर। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये आ गई है। अगर हम प्रॉपर टर्म्स में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला तो है भाई -x की डायरेक्शन में, y में कोई है ही नहीं, तो -125 वोल्ट पर मीटर आई कैप, या 125 वोल्ट पर मीटर माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप डायरेक्शन है वो हमने इसकी डायरेक्शन का यूज करके किया है, और 125 है वो तो मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का आंसर क्या हो जाएगा 125 वोल्ट पर मीटर। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, उसको लिख लेते हैं नोट करके। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है,
माइनस dv अपॉन dr। dv अपॉन dr पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट साइड को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक नाम होता है जिसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही नाम है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना भाई। कभी इस पे बेस्ड पूछा जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब लिखता हूं मैं क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 20 i कैप प्लस 30 j कैप एग्जिस्ट इन द स्पेस। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है? इफ द पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन इज टेकन एज जीरो। पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी पोटेंशियल, ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है, तो पोटेंशियल बताना है 2,2 पे। चलो भाई ऐसा जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें लगाना पड़ेगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है भाई, तो इधर है ये वाला तो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो निकालना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या गिवन है भाई? 20 i कैप प्लस 30 j कैप। पोजीशन वेक्टर है उसको लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। डी आर है उसको क्या लिखा जा सकता है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, स्मॉल पोजिशन इन एक्स स्मॉल चेंज इन पोजिशन इन वाई। तो माइनस ई डॉट डी आर, इधर से ई डॉट डी आर है, इसको कैसे लिखा जाएगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस डी आर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 20 इंटू डी एक्स और 30 इंटू डी वाई, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, dv को इसमें पुट कर देते हैं माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस 20 डी एक्स प्लस 30 डी वाई। ये आ चुका है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो माइनस 20 इंटीग्रेशन डी एक्स, माइनस अंदर गया तो माइनस 30 इंटीग्रेशन डी वाई। ठीक है, अब बेटा ये अपने पास में इंटीग्रेशन है, ये हमने लिख लिया है, बट साथ साथ में इसमें कंडीशन भी गिवन है। इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन एज जीरो, ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो जीरो लेके चलना है। ओरिजिन मतलब जहां पे x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जीरो है, वहां का पोटेंशियल भी जीरो है। ठीक है, हमें पोटेंशियल निकालना है जब 2,2 पे, जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, उधर पे पोटेंशियल निकालना है, तो वहां पे पोटेंशियल मान लेते हैं v। दोनों लिमिट आ गई हैं, अपर और लोअर, और अपर लिमिट है वही हमें निकालनी है। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी v माइनस जीरो। माइनस 20 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, लिमिट है 0 से 2, 30। dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, लिमिट है 0 से 2। माइनस 20 इंटू 2 माइनस 0, माइनस 30 इंटू 2 माइनस 0, माइनस 40 माइनस 60, माइनस 100 वोल्ट। जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ गई है माइनस 100 वोल्ट, तो उसको सिर्फ v से लिख दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइनस 100 वोल्ट्स। ऐसे करके इस तरीके वाले जो क्वेश्चन है उनको हमें करना होगा। और देखो चलो इस पे बेस्ड एक आधा और क्वेश्चन करवाता हूं जिससे कि तुम्हें समझना आसान हो सके। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा E इज इक्वल टू माइनस आई ए एक्स, ए की वैल्यू है 10। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने लिख दिया है 10x आई कैप। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। एक पोटेंशियल एट 10,20, 10,20 पे पोटेंशियल जीरो लेके चलना है, ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया बेटा, डी आर है उसको क्या लिख सकते हैं? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप।
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया है, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो dV को मैंने लिखा माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है ये, तो tan x इंटू डी एक्स। वाई में और z का तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ही नहीं, तो dV की वैल्यू इतनी सी हो गई। चलो बहुत बढ़िया। अब कर देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन dV माइनस 10, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया x dx। तो पहले क्या सिचुएशन गिवन है, पोटेंशियल है 10,20, तो x कोड की वैल्यू जब 10 है और y की वैल्यू 20 है, जब पोटेंशियल है 0 इज टू बी 0। ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है, जब x की वैल्यू 0 है तब जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया है v। ऐसे करके इसकी लिमिट से उनको लिख दिया है। dv है, इसका इंटीग्रेशन किया तो आ गया v 0 से लेकर v माइनस 10, x है इसकी पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 2/2। तो ये बन जाता है v माइनस 0, 10/2 बन गया है माइनस 5x², 10 से 0, इधर बचा है v माइनस 5, 0² माइनस 10², तो ये बन गया है भाई माइनस 5 और 10 का जो स्क्वायर है वो बन गया है, तो आंसर आ जाता है माइनस 500 वोल्ट। माइनस 100 बन गया था, माइनस माइनस करके प्लस हो गया। इसका जो सही आंसर है वो है 500 वोल्ट्स। पोटेंशियल निकाल लिया भाई ओरिजिन पे। बढ़िया बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बहुत ठीक है। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस x। x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो अपने पास में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6 के बीच में क्या होगा। ठीक है, चलो तो सही है, करते हैं इसका सॉल्यूशन वेरिएशन के अकॉर्डिंगली। अगर ग्राफ गिवन हो तो कैसे आंसर निकालना होगा। जैसा कि बेटा हमें पता है पोटेंशियल है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में है, तो उस केस में dv को क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इंटू डी एक्स। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे क्या निकल के आएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 2 से लेकर 6 तक, तो ये लिखा 2, ये लिखा 6। इस तरफ आ जाएगा जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस। अब बेटा ये वाला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई डी एक्स। ई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ। तो जो डीवी है, सॉरी जो डेल्टा वी है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 to 6। x की वैल्यू 2 से 6 तक हो, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 2 से 6 तक के बीच का एरिया ये हो जाएगा। ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणा 10 20। इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 गुणा हाफ, क्या एरिया आ जाएगा 10। तो नेगेटिव ऑफ 20 प्लस 10, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ गया है माइनस 30 वोल्ट। तो यही हमें निकालना था, इसकी वैल्यू आ गई है माइनस 30 वोल्ट। 2 और 6 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इतना सा अपने पास में आ जाएगा। बढ़िया तरीके से बेटा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे उस फॉर्मूले पे बेस्ड, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इन पे बेस्ड कुछ अपने पास में जो रिजल्ट हैं वो भी आते हैं, जिनसे हम आगे जाके कुछ वैल्यू भी निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, या सिर्फ पोटेंशियल की भी, तो इसलिए उनको हमने पढ़ा है। चलो तो भाई करते हैं शुरू।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पोटेंशियल है वो ले तो भाई इसके अकॉर्डिंगली जो जो अपने रिजल्ट हैं वो सारे के सारे लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहला है बाई थिन सीट ऑफ चार्ज। कोई चार्ज की थिन सीट है उसकी वजह से कितना सा पोटेंशियल होता है, उसके लिए हम क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। देखो अगर बेटा कोई थिन सीट ऑफ चार्ज है, सिर्फ थिन सीट ऑफ चार्ज बोल देते हैं तो नॉन कंडक्टिंग लेके चलेंगे। ये अपने पास में थिन सीट है नॉन कंडक्टिंग जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरे रीजन में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। डायरेक्शन लिख दी है और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया। इस पे 2 पॉइंट दे देता हूं मैं, एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी। यहां तक का डिस्टेंस है आर ए, यहां तक का डिस्टेंस है आर बी। इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल इसमें रेफरेंस मानना पड़ेगा, कहां पे जीरो मानेंगे। तो ऐसा तो कोई रेफरेंस है नहीं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कुछ ना कुछ रेफरेंस तो बताना पड़ेगा। रेफरेंस नहीं गिवन है तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इधर पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डेल्टा आर, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा वी को लिख सकते हैं पोटेंशियल पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। ये फॉर्मूला इसमें यूज किया जा सकता है, इतना सा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ए और बी अगर कोई 2 पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं इससे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है बेटा, इसके जैसे और भी केस पढ़ेंगे आगे जाके जो कि और थोड़े से सिंप्लीफाइड मेथड से किए जाएंगे। तो इसको डायरेक्टली ध्यान रखना कि कैसा ये रिजल्ट आया है। तो अपना अगला टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू ए मेटेलिक स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू ए मेटेलिक स्फीयर। कोई बेटा अगर मेटेलिक स्फीयर है तो उसकी वजह से कितना सा पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं होलो स्फीयर। ठीक है, मेटेलिक स्फीयर को होलो स्फीयर भी बोल सकते हैं या स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल सेल। इनकी वजह से जो अपने पास में पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी सी होगी, ये चीज हम कैलकुलेट करने वाले हैं भाई। ले तो मेरे बच्चे करते हैं कैलकुलेट। ऐसे है भाई अपने पास में स्फीयर, इस स्फीयर पे इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक होलो स्फीयर है। और स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, इसकी वजह से हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है अलग अलग लोकेशन पे। तो सबसे पहला है कि अपने पास में पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर, इसके सेंटर पे कितना सा पोटेंशियल होगा। तो बेटा सेंटर पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो सेंटर से सारा का सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर डिस्टेंस पे। तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। इसकी मतलब सेंटर से हर कोई चार्ज है उसका डिस्टेंस है आर के इक्वल, तो पोटेंशियल सेंटर पे बन जाएगा के क्यू अपॉन आर। सिंपल सा लॉजिक है, पहले भी जो रिंग है उन सब के लिए भी यही कंसेप्ट यूज किया गया है। इसके बाद में सेकंड हम करने वाले हैं पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, मतलब सेंटर से लेकर ये जो सरफेस है इसके बीच में यहां कहीं पे कितना सा पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो वो लिखते हैं
पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर में कितना सा पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब कि इनसाइड में कोई ये पॉइंट है जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, उधर का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब इस ऐसे केस में यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट। जैसा कि हमें पता है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है होलो स्फीयर में, जीरो, क्योंकि कोई भी चार्ज अंदर में नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। माइनस डीवी अपॉन डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जीरो है, तो पोटेंशियल है वो अपने पास में क्या है बेटा, यूनिफॉर्म। ठीक है, डीवी अपॉन डी आर अगर जीरो है तो इससे पता चला कि पोटेंशियल यूनिफॉर्म है। अब बेटा जो अपने पास में डिस्टेंस के साथ में चेंज नहीं हो रहा होता उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, और जो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म बोला जाए। तो अंदर में हर जगह पे पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो इस बारे में लिख देते हैं पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फीयर, इनसाइड द होलो स्फीयर मस्ट बी कांस्टेंट। होलो स्फीयर के अंदर में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बेटा वो वही पोटेंशियल होगा जो अपने पास में सेंटर पे है, तो इनसाइड का पोटेंशियल और सेंटर का पोटेंशियल और वही सरफेस का पोटेंशियल, हर जगह का पोटेंशियल सेम ही रहेगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो सेंटर पे था वही के बराबर के क्यू अपॉन आर। तो इधर तक में इसके अंदर में हर जगह से सरफेस तक हर जगह पे पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, और उसकी वैल्यू रहनी है के क्यू अपॉन आर। अब नेक्स्ट करने वाले हैं आउटसाइड कितना पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट लिखने वाले हैं पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर में कितना पोटेंशियल है। ये स्फीयर है बेटा, इस पे चार्ज है वो क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे आर डिस्टेंस बाहर इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये चीज है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। बेटा आउटसाइड है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ऐसी होती है जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से हो, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आउटसाइड में पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से लेकर आर। इसमें क्या जूम करके चल रहे हैं कि भाई इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल था वो जीरो था। मैं आर को ऐसे लिख दूं तो भी आर ही है, ऐसे लिख दूं तो भी आर है, कंफ्यूज मत होना कि कैसे कैसे लिख रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से आर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोजीशन है उन दोनों के अकॉर्डिंगली जो इंटीग्रेशन है वो हमें सोल्व करना है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले मैं वैल्यू लिखता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ए क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, सेंटर से ही आर की मेजरमेंट हो रही है, तो आर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस बाहर का ऐसे ही रह गया। के कैपिटल क्यू को कॉमन ले लिया, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस बाहर ही है, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस के क्यू माइनस वन अपॉन आर, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इन्फिनिटी से लेकर आर। ठीक है बेटा, आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, तो इसलिए इसको सीधा ही लिख दिया। लिमिट पुट करी, माइनस से माइनस पहले तो कैंसिल आउट हो गया, के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल है आउटसाइड में आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बन गई है के क्यू अपॉन आर। बहुत ही ज्यादा बढ़िया और चकाचक आंसर।
तो बेटा इनसाइड में, आउटसाइड में और सरफेस पे हर जगह का जो पोटेंशियल है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो बढ़िया, जो अपने पास में रिजल्ट थे पोटेंशियल के सारे रिजल्ट है अपने पास में आ चुके हैं। अब इस चीज का यूज करके ग्राफ बना रहे हैं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के बीच में। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। होलो स्फीयर के लिए जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा? बेटा इनसाइड से लेकर सरफेस तक जो पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। बाहर में है वो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। बस ये अपने पास में ग्राफ आ गया। अंदर कांस्टेंट, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये ग्राफ बन जाता है पोटेंशियल वर्सेस आर का। बढ़िया रिजल्ट है अपने पास में आ गए हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो इसको ध्यान भी रखना। चलो तो भाई इस पे बेस्ड और कुछ कंसेप्ट है ना वो करते हैं। एक और रिजल्ट आता है बेटा, ठीक है, वो लिखने वाले हैं, नोट करके लिखते हैं इसको। पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं, उनकी वजह से पोटेंशियल की कितनी सी वैल्यू होगी, इसको अच्छे से समझते हुए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेटा अगर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल रखे हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, जितनी भी स्फेरिकल सेल हैं उनको ऐसे रखा हुआ है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसकी कितनी सी वैल्यू होगी, ये चीज अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो फिर उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलो तो देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करता हूं मैं, एक सिनेरियो बनाता हूं। एक होलोस्फीयर है, दूसरा होलोस्फीयर है और एक तीन होलोस्फीयर, तीन होलोस्फीयर हैं। एक होलोस्फीयर पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2 और तीसरे पे चार्ज है Q3। इस तरीके से इन पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये है बेटा इनका सेंटर, ठीक है। सेंटर से पहले वाला जो है उसकी रेडियस है भाई A, इससे दूसरा वाला जो स्फीयर है जिसपे Q2 चार्ज है इसकी रेडियस है B, और जो तीसरा स्फीयर है इसकी रेडियस है C, ठीक है। तीनों की जो रेडियस है वो गिवन है A, B और C, ठीक है। अब ऐसा अपने पास में सिनेरियो बन गया है। अब इनकी वजह से अलग अलग जगह पे पोटेंशियल है उसकी वैल्यू लिखनी है, इस स्फीयर की वजह से कहां कहां पे कितना सा पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो भाई इसका जो फाइनल तरीका है ना, जो फाइनल आंसर है वो आंसर बता रहा हूं, वो आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। इसके जो डेरिवेशन है वो हम नहीं करेंगे। एक चीज तो बेटा अपनी जो मेन चीज है उसको ध्यान रखना कि भाई कभी भी जब हमें पोटेंशियल निकालना है तो बेटा पोटेंशियल में गॉस लॉ जैसा कोई भी लॉ नहीं होता है। तो पोटेंशियल है वो अपने पास में हर किसी चार्ज की वजह से उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, चाहे वो चार्ज इनसाइड है चाहे वो चार्ज आउटसाइड है। तो सबसे पहला रूल तो यही ध्यान रखना कि भाई पोटेंशियल हर किसी केस में पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी, ठीक बात है। तो यही चीज है अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो पोटेंशियल है वो हम निकालने वाले हैं कि भाई इनसाइड में यहां पे अगर कोई पॉइंट 1 बना रहा हूं मैं, जिसका डिस्टेंस मैं r मान लेता हूं सेंटर से, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है। और इस केस में जो r है भाई, r वो a से कम है, मतलब अंदर वाले स्फीयर के अंदर का कोई पॉइंट है, ठीक है। सेंटर का भी हो सकता है, यहां का भी हो सकता है, उसकी वजह से पोटेंशियल उसको लिखता हूं। तो इसके पोटेंशियल है वो क्या आएगा भाई, इसके अंदर पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, अगर मैं यहां से कोई स्फीयर बनाऊं तो उसके अंदर में तो कोई चार्ज नहीं आता, इससे सिर्फ बाहर वाले चार्ज हैं उनका ही रोल आएगा। बेटा बाहर वाले चार्जेस का क्या रोल होता है, जो जहां पे चार्ज रखा हुआ है सेंटर से
उसके अकॉर्डिंगली ही पोटेंशियल निकाला जाएगा। देखो क्या है, Q1 है वो बेटा सेंटर से A डिस्टेंस पे रखा हुआ है Q1 वाला, तो K Q1 अपॉन A। Q2 चार्ज है वो इस सेल पे रखा हुआ है और ये सेल है उसका सेंटर से डिस्टेंस है R। तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल की टर्म है वो ये आ गई है K Q2 अपॉन B। अब यहां वाले 1 वाले पोटेंशियल में इस वाले चार्ज का भी रोल है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो सेंटर से ये वाला जहां पे रखा हुआ है उधर ही रखा हुआ माना जाएगा K Q3 अपॉन C। पहला जो है उसके रिजल्ट हमने निकाल लिए। सेकंड, कोई मैं पॉइंट मान रहा हूं जो कि इस सेल पे ही है, इस सेल पे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं 2। ठीक है, पोटेंशियल ऑन सेल, Q1 वाली जो सेल है उस पे पोटेंशियल है वो निकाल रहे हैं भाई। Q1 वाली सेल है उसमें क्या है कि भाई R की वैल्यू A के ही इक्वल है, तो वहां का जो पोटेंशियल है वो निकाल रहे हैं। उधर का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेकेंडरी इसको पॉइंट बोला गया है, पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे क्या है, देखो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अंदर जो पोटेंशियल था वही इसकी सरफेस तक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट क्या है कि यहां तक ऐसा मान लेते हैं, यहां तक जो भी चार्ज है, इस सेल के अंदर जो भी चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मानते हैं। और सेंटर पे अगर वो चार्ज रखा हुआ तो उसकी वजह से क्या पोटेंशियल बनेगा, K Q1 अपॉन A। सेकंड Q2 है, Q2 इससे आउटसाइड की टर्म है, इतने से अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो उससे बाहर की टर्म है, तो बाहर की वजह से कैसे रिजल्ट आ जाता है, K Q2 अपॉन B, K Q3 अपॉन C। ये हो जाता है Q1 वाली जो सेल है उस पे चार्ज, उस पे पोटेंशियल की वैल्यू। नेक्स्ट है पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालने वाले हैं इस किसी पॉइंट पे जो कि है पॉइंट नंबर 3। ठीक है, जो पॉइंट क्या है बेटा, इन दोनों सेल के बीच में है, Q2 और Q3 वाले सेल के बीच में है, जिसकी वैल्यू है A से लेकर B के बीच में। तो R इज मोर देन A बट लेस देन C, तो वहां पे जो पोटेंशियल है वो लिख रहे हैं। बेटा इससे होती हुई अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस बनाऊं तो Q1 तो इसके अंदर का चार्ज है और Q2 और Q3 इससे बाहर का चार्ज है। अंदर का चार्ज है उसको कहां पे रखा हुआ मानेंगे, अंदर का जो चार्ज है उसको रखा हुआ मानेंगे सेंटर पे, और यहां तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है भैया R। अंदर का चार्ज अगर सेंटर पे है तो सेंटर की वजह से यहां पे क्या पोटेंशियल हो जाएगा, K Q1 अपॉन R, K Q2 अपॉन B प्लस K Q3 अपॉन C। Q2 और Q3 है वो जहां पे रखे हुए उधर ही माने जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ये टर्म बनी है। इससे नेक्स्ट टर्म बना रहा हूं भाई, इस वाले के लिए तो रिजल्ट अपने पास में सेम ही हो जाएगा, या R की जगह पे B बन जाएगा। इन दोनों सेल के बीच का पॉइंट है 4th, इसको लिख रहा हूं बस, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R। R है उसकी वैल्यू B से लेकर C के बीच में एग्जिस्ट कर दी है, इधर तक का डिस्टेंस तो B बन जाता है, इधर तक का जो रेडियस है वो C बन जाएगा। इन दोनों के बीच का ये पॉइंट है, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा, बेटा क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस बनाऊं तो उसके अंदर में Q1 और Q2 एग्जिस्ट करेंगे, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, Q1 और Q2 का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, K Q1 प्लस Q2 अपॉन R। इनको सेंटर पे रखा हुआ माना, बाहर वाला है जहां पे रखा हुआ है उधर ही रखा हुआ माना, K Q3 अपॉन C। ठीक है, अगर कोई सबसे बाहर का पॉइंट हो, पॉइंट नंबर 5, यहां पे क्या पोटेंशियल होगा, R की वैल्यू मोर देन C हो, तो उस केस में क्या रिजल्ट बनेगा, क्या पोटेंशियल बनेगा, बेटा इससे अंदर ही है सारा का सारा चार्ज, तो इसका तो रिजल्ट आसान है, K Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सब कुछ अंदर ही है,
डिवाइडेड बाई आर। तो इस केस में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इतनी सी हो जाती है, के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई आर। ऐसा करके कोई भी पोटेंशियल है वो लिखा जा सकता है। कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हो तो ये रिजल्ट यूज किए जाएंगे। डेरिवेशन इनका सिलेबस में नहीं है, बट इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए उनको बता दिया गया है। चलो तो भाई अब देखो कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे, उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। लेट ए होलो स्फीयर कैरी चार्ज Q on its surface. Find out potential at its center. जो होलो स्फीयर है उसके सेंटर पे कितना सा पोटेंशियल होगा। ये बना दिया बेटा मैंने होलो स्फीयर, जिसकी जो रेडियस है वो r है, जो चार्ज है वो इसकी सिर्फ सरफेस पे रखा हुआ है। तो बेटा इसका पोटेंशियल तो आसान है ना, क्योंकि सारे चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से कितना है r, तो क्या आ जाएगा KQ अपॉन r, बस ये आंसर है। सेंटर का पोटेंशियल निकाल दिया बस। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया है क्वेश्चन तो बिल्कुल साधारण सा है। इसके अलावा बाकी और क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटे, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस R1 and R2 carrying charge Q1 and Q2 respectively। दोनों की जो रेडियस है वो R1 और R2 है, और दोनों की वजह से जो चार्ज है वो है Q1 और Q2। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई फाइंड आउट पोटेंशियल एट इनर सेल। ठीक है, पहला है अपने पास में ये है भाई। ठीक है, सेकंड है अपने पास में फाइंड आउट पोटेंशियल एट आउटर सेल, ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सेल। और लास्ट जो है अपने पास में इनर और आउटर सेल है, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, तो बेटा कर देते हैं कैलकुलेट, करते हैं इसका आंसर। एक स्फीयर है बेटे, दूसरा स्फीयर है, अंदर वाले की जो रेडियस है वो है R1, इसकी जो रेडियस है वो है R2, इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, बाहर वाले पे जो चार्ज है वो है Q2। चलो कोई दिक्कत नहीं है इधर तक में। अब बेटा पोटेंशियल बताना है इनर वाले की सरफेस पे। इनर वाले की सरफेस को A मान लेता हूं, बाहर वाले की सरफेस को B मान लेता हूं। तो पोटेंशियल एट A ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो क्या होगा पोटेंशियल एट A, बेटा अंदर वाले चार्ज की वजह से भी होगा, बाहर वाले की वजह से भी। ए वाले के केस में करेंगे तो अंदर वाला चार्ज तो सेंटर पे रखा हुआ मानेंगे, तो KQ1 अपॉन R1, और बाहर वाला जहां है वहीं रखा हुआ मानेंगे KQ2 अपॉन R2। बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसका आंसर खत्म हो गया। इनर वाले सेल पे जो पोटेंशियल है वो आ गया। आउटर सेल पे पोटेंशियल लिख रहे हैं। आउटर सेल पे पोटेंशियल लिखेंगे तो बेटा Q1 है उसको तो सेंटर पे रखा हुआ मानेंगे, तो क्या पोटेंशियल बन जाएगा KQ1 अपॉन R2, और जो है Q2 है उसको वो जहां पे है उधर ही मानेंगे, या उसको भी सेंटर पे मान सकते हैं, क्योंकि उस केस में दोनों ही मानना सही है। तो KQ2 अपॉन R2 सरफेस पे रखा हुआ मानना है,
तो उसको भी अंदर ही रखा हुआ माने, क्योंकि एक्चुअल में ये चार्ज इसकी सरफेस के अंदर ही है, तो दोनों को अंदर ही रखा हुआ माने। तो के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू, ये पहले का है, के क्यू वन अपॉन आर टू के क्यू टू अपॉन आर टू, ये आ गया है दूसरा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी के बीच में और ए के बीच में। बी में से ए को मैं घटा दे रहा हूं, इसके नीचे वाले की पोटेंशियल में से ऊपर वाले की पोटेंशियल को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर टू, ये टर्म तो दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगी, और इधर से क्या हो जाएगा माइनस के क्यू वन अपॉन आर वन, तो के क्यू वन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ Q1 पे चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। यहां से क्या पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे ही डिपेंड कर रहा है, बाहर वाले चार्ज पे दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस डबल मतलब कि डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू concentric cell depends only on inner charge। जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो कंसेंट्रिक सेल पे, वो सिर्फ और सिर्फ इनर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन आउटर चार्ज, आउटर सेल चार्ज। बाहर वाली सेल पे कितना चार्ज है उस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना, फिर उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताना। ये है भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r आर कैरिंग चार्ज q एंड माइनस 2q। एक की रेडियस है r, एक की रेडियस है 2r, उन पे जो चार्ज है वो है q और माइनस 2q। इफ द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज डबल, अंदर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है उसको डबल कर देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों स्फीयर के बीच में वो किस तरीके से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनर चार्ज पे। अगर बेटा इनर चार्ज को डबल कर दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। अभी अभी इसका जो कंसेप्ट है वो पढ़ा है। ठीक है, तो भाई कंसेप्ट पढ़ लिया है फिर तो आंसर आना ही था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, तो बेटे बढ़िया चीज है जो कि आप सबने सीख ली है। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ए होलो चार्ज मेटेलिक स्फीयर हैज रेडियस r। एक होलो मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 3r फ्रॉम सेंटर इज v। ठीक है भाई, देखो इस तरीके से है बेटा एक होलो स्फीयर। ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो है r। ठीक है, उस पे एक ये पॉइंट है, एक उस पे ये पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक है पॉइंट बी। ए और बी के बीच में जो है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताया हुआ है इसकी सरफेस के बीच में, और जो 3r वाला जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है v। चलो भाई ठीक बात है, तो हमें बताना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इस 3r डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू v की टर्म्स में बताना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू v है, तो इसका मतलब है va माइनस vb, इसको बताया गया है v। a का पोटेंशियल क्या बनेगा बेटा, के क्यू अपॉन आर, बी का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन 3r, इसको बताया गया है v। ठीक है, तो 1 के क्यू अपॉन आर को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/3, ये v बन गया। तो 2/3 के क्यू अपॉन आर है, इसकी वैल्यू आ गई है v।
ठीक है, चलो भाई, एक इक्वेशन अपने पास में ये निकल के आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 3r, 3r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, के क्यू अपॉन आउटसाइड का पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 3r का स्क्वायर। बस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं के क्यू अपॉन 9r स्क्वायर, जो कि आ गया है ई। अब इस ई को इन सब की टर्म्स में हमें लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, 2/3 के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन 9r स्क्वायर इज इक्वल टू वी बाई इज इक्वल टू वी अपॉन ई, ऐसे करके ये आ गया है। तो भाई के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट। ठीक है, 3 से ये कैंसिल आउट, ये 3 बन गया, तो 3 ऊपर चला गया तो ऊपर बच गया है 6r, ये बन जाएगा v अपॉन ई। अब बेटा ई की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगा v अपॉन 6r, ये बन जाता है इसका फाइनल आंसर, ई इज इक्वल टू वी अपॉन 6r। बस रीअरेंज ही करना था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पोटेंशियल गिवन है वो निकाल लेते, एक दूसरे को डिवाइड करके आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था। ठीक है, इजी निकालने के लायक ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलो तो भाई नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, उसको लिखने वाले हैं, वो है भाई पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो बेटे इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, इसका जो अपने पास में डेरिवेशन है वो सिलेबस में नहीं है, जेई एडवांस में तो देखो काम पड़ता है, सब कुछ निकालना ही होता है, जेई मेंस वाले बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए इसका डेरिवेशन काम का नहीं है, इसका जो रिजल्ट है वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिजल्ट है वो लिखते हैं भाई, आर रेडियस का अपने पास में एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अब इस केस में बेटा अगर हमें पोटेंशियल लिखना है आउटसाइड के किसी पॉइंट पे, आउटसाइड का कोई पॉइंट है जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो आउटसाइड में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर। यूनिफॉर्म स्फीयर है, अंदर पे हर जगह पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें अगर सरफेस पे पोटेंशियल पूछा जाए ना बेटा, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो बन जाता है के क्यू अपॉन आर। आउटसाइड में भाई स्मॉल आर है क्योंकि आउटसाइड का डिस्टेंस ये है। हाँ ठीक है, इनसाइड का रिजल्ट इसका थोड़ा सा टेक्निकल है, ये दोनों रिजल्ट पहले भी कर चुके हैं, दोनों के लिए भी सेम ही रिजल्ट आते थे। अंदर का जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नहीं काफी कुछ अलग है। उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, के क्यू 3r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब, ये आ जाता है अंदर का पोटेंशियल। ठीक है, इसी का यूज करके पोटेंशियल एट सेंटर भी निकाल सकते हैं, अंदर के किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो बेटा पोटेंशियल है उसका रिजल्ट ये निकल के आता है। ठीक है, सेंटर पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो स्मॉल आर है वो 0 पुट कर देंगे तो उससे आंसर आएगा। सेंटर पे पोटेंशियल आता है बेटा 3/2 के क्यू बाई आर, जो कि है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका 3/2 टाइम्स है सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो। तो ऐसे करके पोटेंशियल अपना निकाला जाता है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए। तो इसके जो रिजल्ट हैं वो डायरेक्टली याद रखना, सिर्फ अंदर वाला और सेंटर वाला ये दो ही रिजल्ट अलग हैं, तो इन दोनों को ही याद रखना है। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ समझना कैसे होता है। इनसाइड के लिए जो ग्राफ है ना, इनसाइड के लिए ये डिपेंड कर रहा है माइनस आर स्क्वेयर पे, तो अंदर का ग्राफ है पैराबोला और आउटसाइड का ग्राफ है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर हाइपरबोला।
ऐसा ग्राफ बनता है इसका, अंदर पे ऐसे डिपेंड कर रहा है और बाहर पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। स्मॉल आर पोटेंशियल, ये है भाई पोटेंशियल एट सरफेस, ये है पोटेंशियल एट सेंटर, जो कि है 3/2 टाइम ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। अंदर का ग्राफ है पैराबोलिक, बाहर का ग्राफ है हाइपरबोलिक, जिसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसा करके ये ग्राफ है बनता है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है, इसको हमने लिख लिया है। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन है जो कि हम करते हैं, उस क्वेश्चन का और आंसर बता देता हूं भाई। ये है अपने पास में क्वेश्चन, देयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। चलो भाई, एक सॉलिड स्फीयर है जो कि वैक्यूम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी बी जीरो, इंफिनिटी का पोटेंशियल अगर मैं जीरो मानता हूं, देन पोटेंशियल एट सरफेस इज वी। तो उस केस में सरफेस पे पोटेंशियल वी है, जब इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। इफ वी टेक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस बी जीरो, देन पोटेंशियल एट सेंटर विल बी। बेटा जो दूसरा डायग्राम है ना वो इस तरीके से है, नई जो सिचुएशन है ना वो ऐसे है। सरफेस का पोटेंशियल अगर मैं जीरो मान लूं, समझना बेटा बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। सरफेस का पोटेंशियल अगर मैं जीरो मान लूं, तो हमसे पूछा गया है सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा, सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा। पहले केस में बेटा सरफेस पे पोटेंशियल v था, तो सेंटर पे क्या था 3/2v। बाद वाले केस में सरफेस पे जीरो है तो अंदर पे है cv। बेटा एक चीज हमने बहुत बार बताई हुई है कि भाई पोटेंशियल कहीं पे भी कुछ भी माना जा सकता है। दोनों अलग अलग सिनेरियो भाई, एक ये सिनेरियो है, एक ऐसा सिनेरियो मानना जिसमें इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानना है, एक जहां पे सरफेस पे जीरो मानना है। दो सिनेरियो है बेटा, कुछ भी पोटेंशियल कहीं पे भी कुछ भी माना जा सकता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो बेटा इस चीज का ही कंसेप्ट यूज कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा ही सेम रहता है। तो सेंटर के पोटेंशियल में से सरफेस का पोटेंशियल घटा देता हूं, 3/2v में से v घटाया, इधर पे भी सेंटर में से सरफेस का पोटेंशियल घटा दिया। 3/2 में से v घटाया तो अपने पास में आंसर क्या बच गया है 1/2v, यही बच गया है सेंटर का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट सेंटर विल बी v/2, यहां पे जो v/2 है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका ठीक ठाक आंसर।